Hello students, this is Komal, your SSC educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो क्या नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नहीं भटकिएगा, सीधे यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके चेक कर लीजिएगा। सो क्या करें, हम चैप्टर 3 करें। चैप्टर क्या है? एग्रीकल्चर। हम कृषि प्रधान देश है, जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। हमने लास्ट जो एक क्लास में देखा था फार्म सिस्टम के बारे में, क्या क्या इनपुट्स चाहिए होते, चीज़ें प्रोसेस होती, देन हमें आउटपुट मिलता है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। भाई ठीक है, फार्म सिस्टम हमने पढ़ लिया, फार्मिंग कितने तरीके की होती है हमें तो पता है, हम तो यही बोलते हैं ना कि फसल उग गई, उसकी फसल है, इसकी फसल है, बट इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनके अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग सॉइल की नीड्स होती है, अलग अलग मौसम की जो है क्लाइमेट की नीड्स होती है, तो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। मैंने बताया ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफर करती हैं, क्या क्या इंपैक्ट डालते हैं। जैसे एक जियोग्राफिकल कंडीशन हो गई, कौन सी कंडीशन हो गई? जियोग्राफिकल कंडीशन हो गई। साथ में डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितनी डिमांड है इस फसल की, लेबर, मजदूर हो गए, या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी और फार्मिंग की लेवल क्या यूज हो रहा है। तो एक क्या है, 2 मेन टाइप में क्लासीफाइड है, ठीक है। क्या है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, सबसे पहले मैंने इसलिए इसमें मेंशन किया है कि फार्मिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। क्या जरूरी है? कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, जोग्राफिकल कंडीशन है उस फार्मिंग के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर राइस है तो राइस के लिए वैसा मौसम है या नहीं है, वैसी मिट्टी है या नहीं है। वीट के लिए अलग हो सकती, मेज के लिए अलग हो सकती, ठीक है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, डिमांड कितना है, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं राइस और वीट की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि डेली यूज़ में फिर भी यूज़ हो जाता है, क्या डिमांड है। देन लेबर, किस टाइप के लेबर, कितने मजदूर चाहिए उस जो फसल को या खेतों में काम कराने के लिए। देन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कितनी जो लेवल की टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर फसल को बोने के लिए, उगाने के लिए हमें चाहिए, उसका ख्याल रखने के लिए चाहिए, उसकी कटाई के लिए चाहिए, ठीक है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। ये तो हमने समझ लिया क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस डालती हैं, ठीक है। मेन टाइप्स क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग, देन कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जो मजदूर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मजदूर हूँ, मजदूर नहीं बोलूँगी, सॉरी, मैं फार्मर हूँ, ठीक है, मैं किसान हूँ, मैं इतना इनफ जो है क्रॉप लगा रही हूँ, इतनी इनफ जो है मैं किसानी कर रही हूँ कि मैं अपना घर चला सकूँ, मुझे कोई बेचने वाला काम नहीं करना है, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई मेरे पीछे की कोई नीड नहीं है कि मुझे जो है शहरों में जाके फसल बेचनी है या बड़े बड़े दुकान उनको फसल बेचनी है अपनी, नहीं, मेरा ऐसा कुछ मोटो नहीं है। तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग में आ जाता है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी मैं ब्रीफ दे रही हूँ आपको। देन कमर्शियल फार्मिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ कमर्शियल आ जाए, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ आ जाए, यानी ट्रेड, बिजनेस पर्पस, जो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग होती है, जो बिजनेस के पर्पस होते हैं, पैसा कमाने का, फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाए ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर्पस से जो फार्मिंग की जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग होती है, जो खुद ले ज़्यादा, हमारा कोई ऐसा लालच नहीं है, हम बिल्कुल सीधे आदमी है, हमारा खाना पीना हो जाए बस, इतना इनफ है, फ्यूचर के लिए थोड़ा स्टोर कर लें, तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जस्ट एक ब्रीफ मैंने आपको दिया है। बाकी इसको अच्छे से हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो इससे पहले क्या कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी करना चाहिए। आ जाइए, चलिए पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग है वैसे ही हमें दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है पहले से समझते हैं, देन हम आगे समझेंगे, क्योंकि आपकी जैसे बुक में दिया तो आप सोचेंगे ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, पढ़ तो रहे बट समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, कोमल मैम है वो आपको समझाएंगे। In this type of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. क्या है? In this type of farming, इस टाइप की फार्मिंग में क्या यूज होते हैं? Organic manure and natural pesticides. Instead of what? Instead of chemicals. कुछ समझ में नहीं आया? ऑर्गेनिक वर्ड आपने सुना ना, ऑर्गेनिक क्रीम है,
ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फसल यानी स्वच्छ साफ, इसमें कुछ केमिकल का यूज़ नहीं किया गया, बिल्कुल जो है नेचुरल तरीके से बोई गई, नेचुरल चीज़ों के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई, इसलिए ऑर्गेनिक है, ठीक है। और जहाँ पे केमिकल्स वगैरह आ जाए तो हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे उसको। तो इसका मतलब ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि ऐसी फार्मिंग, इस टाइप की फार्मिंग जहाँ पे नेचुरल या ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या आ जाएगा, जैसे डिकम्पोज होने वाली चीज़ें, जो लाइक हमारे जैसे एनिमल्स के बोन, स्किन से, इस टाइप के जो मैन्योर एनिमल्स के या प्लांट्स के सीड्स या पत्ते, रूट्स वगैरह का, इस टाइप के जो नेचुरल तरीके से बने हुए मैन्योर को यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गए, ये ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है ना। फसल को बोते टाइम ऐसे कुछ भी केमिकल से, कीटनाशक दवाएं ऐसे कुछ भी नहीं छिड़की जाती, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ होता है instead of chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of the crop. आपने काफ़ी देखा होगा कि आजकल क्या होता है, बड़े बड़े जैसे केले आ गए, बड़े बड़े आम आ गए, तरबूज आ गए, सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी, बट आप उनको जब खाएंगे तो आपको वो खट्टापन लगेगा। जैसे आम है, आपको दिखेगा अच्छा लाल पका हुआ, मतलब बिल्कुल पीला सा पका हुआ, बट अगर खाएंगे तो अलग ही कच्चा सा, यानी वो बोलते ना क्या है, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ चेंज करते हैं, या हाइब्रिडिंग हो गई, या इस टाइप का कुछ करते हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स में भी होता है, या ऐसा कुछ चेंजेस, इस टाइप का इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जो थोड़ा सा केमिकल, मतलब आप आर्टिफिशियल वे में उनको चाह रहे हैं कि वो जल्दी ग्रो हो जाए, ऐसी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होती, बिल्कुल नेचुरल तरीके से चीज़ें होती है। ऑर्गेनिक मैन्यूर या पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, तो क्या हो गए, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें या ऐसी कोई चीज़ें नहीं यूज़ की जाती जिससे क्या है कि क्रॉप को बढ़ाना है, उसकी यील्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाएं, बड़ी हो जल्दी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली नेचुरल तरीके से वो क्या होती है, वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मैंने बताया था ना, ये जो फार्मिंग है प्रैक्टिस की जाती है, मतलब प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस मतलब इस टाइप की फार्मिंग करते हैं जो बस फैमिली की नीड, एक मतलब फैमिली की जो नीड है कि भाई 2 टाइम का खाना हो जाए, इतनी फार्मिंग हम कर लें, इतनी खेती बाड़ी हम कर लें कि हमें 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो क्या होती है, वो होती है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। जो लो लेवल की टेक्नोलॉजी, जिनके पास ज़्यादा तकनीक नहीं है, जिनके पास क्या नहीं है ज़्यादा, मतलब लेबर भी ऐसे नहीं है, खुद ही 2-4 लोग करके जो है हल जोत रहे हैं, है ना, खेतों को जोत रहे हैं, उसमें बीज वगैरह लगा रहे हैं, फसल का ध्यान रख रहे हैं, ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे, इतना कोई खर्चा वो नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इतना छोटे लेवल का खर्चा या छोटे लेवल की मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आउटपुट भी इतना नहीं चाहिए, स्मॉल आउटपुट ही चाहिए। स्मॉल आउटपुट क्यों चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि बस अपनी फैमिली की नीड को मीट करने के लिए, कि बस 2-3 टाइम का हमें खाना मिल जाए, बस इतना इनफ है। इसीलिए ज़्यादा ना हैवी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ना ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है, एक स्मॉल आउटपुट ही मिलता है। फाइन। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. अगर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर की बात की जाए, इसके अंदर का एक पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, फार्मर कल्टिवेट्स करता है स्मॉल प्लॉट, फार्मिंग करता है एक स्मॉल प्लॉट में, छोटे से एरिया में ऑफ लैंड, यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। क्या करेगा उसमें, इंटेंसिव फार्मिंग की बात की जाए, देखिए कंफ्यूज मत होना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें क्या होता है, जो फार्मर होते हैं अपनी जो बेसिक नीड्स, कि 2-3 टाइम का खाना हो जाए, फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है खाने को लेके वो पूरी हो जाए, तो क्या करेंगे भाई, जब इतना छोटा सा ही आउटपुट चाहिए, ज़्यादा हमें बस खुद के लिए चाहिए, तो हम छोटा ही करेंगे ना, छोटी मतलब मेहनत करेंगे, ज़्यादा कम मतलब मेहनत नहीं करेंगे, ताकि हमें छोटा काम चलाओ, आउटपुट मिल जाए। आउटपुट भी कम मिलता है, लेबर भी कम यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि फार्मर एक स्मॉल प्लॉट, छोटे से जो प्लॉट लैंड एरिया में वो फसल उगाएगा, और क्या करेगा, सिंपल टूल्स का यूज़ करेगा, सिंपल से टूल्स, ज़्यादा बिल्कुल ही एडवांस टेक्निक या टूल्स का यूज़ नहीं करेगा, सिंपल टूल्स का यूज़ करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करेगा। इसमें क्या था, कम लेबर, कम टूल्स, कम आउटपुट, बट इसमें टूल्स कम है बट लेबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे हम ये रेफरेंस की इमेज देख लेते हैं, ऐसे आपस में लेबर ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे फसल लगा रहे हैं, रेफरेंस की इमेज लगाई हुई, तो आप समझ सकते हैं ऐसे फार्मिंग कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इंटेंसिव में ज़्यादा लेबर चाहिए, है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना, और सब्सिस्टेंस में सब कुछ कम, क्योंकि हमें आउटपुट ही कम चाहिए इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. अब हम इसी के पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, और भी देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या इसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. जो क्लाइमेट है, लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप. कैसे हमें चाहिए क्लाइमेट, कैसा चाहिए, जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, हमें कैसा चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ डेज with sunshine and fertile soil. क्या परमिट करती है? क्या परमिट करती है? ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. अगर कैसा मौसम हो, अच्छे मतलब सनशाइन जो सूरज की रोशनी है प्रॉपर तरीके से मिले, ठीक है. लैंड कैसा हो, मतलब सॉइल कैसी हो, मिट्टी कैसी हो, बिल्कुल फर्टाइल अच्छी हो, तो क्या होगा? इससे क्या परमिट, मतलब इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा. परमिट मतलब कोई परमिशन नहीं चाहिए कि इजाजत चाहिए तब हम उगेंगे, नहीं, मतलब अलाउ करता है, बेस्ट रहता है, बेटर रहता है कि मोर देन वन क्रॉप एनुअली, मतलब सालाना एक से ज्यादा क्रॉप्स, एक से ज्यादा फसलें उगाई जा सकती एक ही प्लॉट पे. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अच्छी ज़्यादा सनशाइन मिल रही है, जो सॉइल भी बड़ी अच्छी फर्टाइल है. तो एनुअली एक से ज़्यादा दो क्रॉप्स उगाई जा सकती है अगर मौसम हमें बढ़िया क्लाइमेट ऐसा मिल जाए, प्रॉपर सनशाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सनशाइन हो और सॉइल फर्टाइल हो. ठीक है. राइस इज द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स. इसमें मेन क्रॉप की बात की जाए, जो मेन फसल है उसकी बात की जाए तो कौन सी हो गई? चावल, राइस की फसल होगी. साथ में अगर अदर क्रॉप्स की बात की जाए, ऐसा नहीं कि एक है, अदर भी क्रॉप्स है. अदर क्रॉप्स में बात करेंगे जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स हो गई. ठीक है. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. Prevalent क्या है? Prevalent का मतलब होता है प्रचलित. प्रचलित मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाली, ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें, प्रचलित चीज़ें. हम बोलते हैं ना ट्रेंडी, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है, मतलब काफ़ी यूज़ की जाती है, तो वही प्रेवलेंट. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो पार्ट पढ़ा था हमने, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसमें क्या था? स्मॉल प्लॉट में क्या कर रहे थे? ज़्यादा लेबर यूज़ करते और टेक्नोलॉजी टूल्स बहुत कम. ठीक है. अब क्या है? थिकी पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है. कैसा एरिया चाहिए भाई? जहाँ पे पॉपुलेशन हो, अच्छी पॉपुलेशन वाला एरिया हो, मॉनसून रीजन हो. मॉनसून रीजन और कहाँ का? साउथ में दिखेगा, साउथ ईस्ट में दिखेगा. साउथ, जैसे साउथ है ऐसे, मतलब एग्जांपल से समझा रही हूँ, ये साउथ एरिया है तो ये साउथ वाले एरिया में दिख गया. और अगर साउथ ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट इस साइड है ना, ईस्ट इस साइड है, तो जैसे इस वाले एरिया में दिख गया ये चीज़ें, है ना. ये साउथ और ये एरिया दोनों मिला के हो गया साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट तो कहाँ मिलेगा? साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. अब हम पूरे एशिया के एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट के भी ईस्ट साइड, अगर मानो ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, तो इसके किस साइड? ईस्ट साइड. ईस्ट साइड ये है ना, ईस्ट साइड. ठीक है. इस साइड ये चीज़ें मिलेंगी मॉनसून रीजन में. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है अच्छी पॉपुलेटेड एरिया में, जहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़िया हो और क्या हो? मॉनसून का रीजन हो, मॉनसून का एरिया हो. मॉनसून मतलब बारिश से रिलेट आप कर सकते हैं. मॉनसून एरिया हो, कहाँ हो जाएगा? साउथ एरिया में हो जाएगा, साउथ ईस्ट एरिया में हो जाएगा और ईस्ट एशिया में हो जाएगा. ये मैंने इंडिया का मैप बनाया, ये मैं इंडिया के नहीं, मैं पूरे एशिया से रिलेट करके बता रही हूँ. बट एग्जांपल दिया कि साउथ ईस्ट आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ये है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो अगर यहाँ के एरियाज में कुछ हो रहा है तो यानी साउथ ईस्ट एरिया. फाइन. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. अब ये तो इंटेंसिव पढ़ा हमने, ये क्या पढ़ रहे थे हम? ये इंटेंसिव पढ़ रहे थे. ठीक है. इंटेंसिव में क्या क्या पढ़ा एक बार और रिपीट कर लेते हैं. ठीक है. मैं इसलिए 2-3 बार रिपीट करती हूँ ताकि बिल्कुल दिमाग में प्रिंट हो जाए. हमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है. बार बार सुनेंगे समझेंगे तो जल्दी याद होगा. ठीक है. क्या है? मेरे साथ कमेंट में भी लिखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? स्मॉल प्लॉट में, कम प्लॉट में क्या होगा? कम टूल्स यूज करेंगे बट लेबर्स ज़्यादा लगेंगे. और कैसा माहौल और मौसम चाहिए भाई? जो है मॉनसून रीजन चाहिए, अच्छा थिकी पॉपुलेटेड एरिया होगा. साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में क्या होगा? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब अगर बात की जाए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात की जाए तो क्या इंक्लूड करता है? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ऐसी फार्मिंग, ऐसा कल्टीवेशन जो शिफ्ट हो.
शिफ्ट से समझ में आ रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। और नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग यानी पशु चारण या पशुपालन वाले होते हैं जो हर्डिंग करते, पशु को हर्ड रियर करते, पशु को पालते और इधर से उधर जो है ट्रैवल करते हैं, वो इसके अंदर आता है। आगे हम अभी और अच्छे से समझेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन practice in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. Shifting cultivation कहाँ वो करी जाती, कहाँ ज़्यादा इसका यूज़ होता है? थिकली फॉरेस्टेड एरिया, अच्छा फॉरेस्ट हो, काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे अच्छे फॉरेस्ट, अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जैसे पहले तो आप ये फॉरेस्ट को देखिए, बीच का भी छोड़ दीजिए, इसको समझेंगे। ये देख रहे हैं आप, अच्छी हरी भरी बिल्कुल पेड़ ही पेड़, थिकली फॉरेस्टेड एरिया, खूब सारे पेड़। कहाँ मिलेंगे ये आपको? ये अमेजन के जंगलों में, अमेजन बेसिन में मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल अफ्रीका में मिल जाएंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे भाई, वो एरिया ही ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो जो कंट्रीज इस बीच आती होगी, इस एरिया में आती होगी, वो सब में यहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। क्या, कौन सी कल्टिवेशन की बात करें हम? शिफ्टिंग कल्टिवेशन की। These are the areas of heavy rainfall. पेड़ जब हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में? फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? जहाँ पे थिकली अच्छे बड़े बड़े ग्रीन, बिल्कुल बहुत घने घने मोटे मोटे पेड़ हो, वो कहाँ होते हैं? जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ अच्छी मात्रा में क्या होती है? बरसात होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे वेजिटेशन का रीजनरेशन जल्दी से रीजनरेट हो जाती है, जल्दी से जो है पेड़ वगैरह उग जाते हैं अच्छे से। फिर से जो फसलें अगर मानिए काट दी गई है, पेड़ों को काट दी गई, तो दोबारा से बहुत कम टाइम लेंगे और जल्दी उग जाएंगे, फिर से हरा भरा हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है। तो क्या है? अच्छी वेजिटेशन वाला एरिया हो, हैवी रेनफॉल हो। कौन से एरिया हो गए? अमेजन का बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल वाले एरिया में क्या होती है? यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसे एरिया चाहिए? थिकली फॉरेस्टेड। थिकली फॉरेस्टेड वहीं होगा ना जहाँ बढ़िया हैवी रेनफॉल होगी और जल्दी से चीज़ें फिर से फसल उग जाती होगी या पेड़ उग जाते होंगे, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। प्लॉट ऑफ लैंड, जो प्लॉट एरिया है, जैसे लैंड का इतना एरिया जो दिख रहा है इमेज में, रुको मैं आपको इससे कर देती हूँ, ये जो दिख रहा है इतना एरिया, मैंने बोला था ना अभी इस एरिया को छोड़ दूँ। ये जो एरिया है कैसा दिख रहा है? राख राख सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है ना कुछ जलाया हुआ है यहाँ पे, और बंजर सा अजीब सा, और यहाँ बढ़िया हरा हरा भरा भरा, और ये इतने एरिया में ऐसा बंजर सा लग रहा है, बिल्कुल अलग ही लग रहा है, कुछ जलाया है तो राख जमा हो जाती है, ऐश जमा हो जाती है फायर की, ठीक है। तो प्लॉट लैंड कैसे क्लियर किया जाता है? प्लॉट लैंड को खाली कैसे किया जाता है? जो ट्रीज है ना, जो पेड़ है, उनको जला दिया जाता है, जो ट्रीज है उनको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. इसीलिए इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आप समझ में आया? नहीं आया पूरी तरह से तो मैंने तो अभी रीड किया, अभी तो समझाना बाकी है, अब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एशेज, मैंने बताया ना ऐश जैसी लग रही, राख है। राख को किसके साथ मिक्स किया जाता है? ये लोग जो ऐश है इसको मिक्स करते हैं सॉइल और क्रॉप्स के साथ, मिट्टी है जो फसलें हैं उनके साथ मिक्स कर देते हैं ये राख को, इसलिए इस एरिया को जलाते हैं। ये इनके पीछे क्या लॉजिक है या कह लीजिए टेक्निक है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ना कि हरे भरे पेड़ों में ऐसा जला के रखे तो गलत बात है, नहीं, इनका तरीका ऐसा है और ये यूज़ ही ऐसा तरीका करते हैं, जो चीज़ है यूज़ ही ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे फिर से जल्दी हरा भरा हो जाए। होता है ना, अगर हम किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई हम ये इस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं या इन चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, जो भी, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी इसलिए हम यूज़ करें कि जल्दी से दोबारा बन जाएगी, दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये लोग इसी जगह को चुनते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए। ये लोग जो फार्मर से कभी ऐसी जगह को नहीं चुनेंगे जहाँ पे पेड़ उगना मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, ड्राई रीजन, जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ा, ऐसी जगह कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। जगह ही ऐसी सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो और फिर से जो है फसल हरी भरी हो जाए, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि क्विक रीजनरेशन हो जाए, क्विकली रीजनरेशन रीगेन हो जाए, ठीक है। तो क्या था यहाँ, वापस यहाँ आते, एशेज में सॉइल और क्रॉप्स को मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करा किस में, किस टाइप की, उसमें मेज हो गई, यम के इसमें हो गए, पोटैटोज एंड कसावा उगाए जाते हैं, इनकी क्रॉप्स उगाई जाती है, यहाँ पे नाम इसलिए दिए। आफ्टर द सॉइल लॉसेज इज फर्टिलिटी, अब क्या होगा, मिट्टी कभी ना कभी तो अपनी फर्टिलिटी खोएगी, तो जब मिट्टी अपनी जो क्वालिटी फर्टिलिटी जब लॉस कर जाती तो ये लोग क्या करते हैं, लैंड इज अबेंडेंट, खाली छोड़ दिया जाता है और शिफ्ट कर जाते हैं। खाली छोड़ने के बाद इस जगह को कल्टिवेटर जो है, वही फार्मर्स जो है वो मूव कर जाते हैं एक नए प्लॉट में, नए प्लॉट में जाएंगे। अभी जो प्लॉट है
मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी खो दी, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद, थोड़ा टाइम लेके फिर से वेजिटेशन हो जाएगा, फिर से जो बारिश होगी और जो मिट्टी फर्टाइल होगी और क्या होगा, पेड़ उग जाएंगे, फिर से थिकी थिकी एरिया हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, अब दूसरा प्लॉट पकड़ेंगे, दूसरा प्लॉट पकड़ेंगे, दूसरा ऐसी एरिया पकड़ेंगे, ऐसी एरिया को में वहाँ जला देंगे, सब कुछ बर्न कर देंगे। जब वो एशेस बचेंगे, एशेस को सॉइल और क्या करेंगे, क्रॉप्स में मिक्स कर देंगे। क्रॉप्स कौन सी ज़्यादातर हमने पढ़ी, इसमें मेज हो गई, यम हो गई, पटेटोज एंड कसावा उगाए जाते हैं, ऐसे कर देंगे। फिर जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देगी, क्वालिटी खो देगी, तो फिर से छोड़ के वहाँ प्लॉट को शिफ्ट कर जाएंगे। तो ऐसी होती शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बर्न की बात आ गई, आग लगाने की बात आ गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, इसलिए इसको अभी लिख लो कमेंट में फटाफट, या कॉपी लेके बैठे तो उसमें लिख लीजिए फटाफट, स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न को। क्यों, बर्न से आप समझ जाएंगे, शिफ्टिंग की बात आ गई, यानी आग लगा दी जाती, ऐश कर दिया जाता है, तो स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, आई होप आपको बहुत 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 अच्छे से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो क्या कर दीजिए कोमल मैम के लिए भाई, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर भी करते चलिए कि भाई हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे हैं। चलिए, नोमैडिक हर्डिंग, 2 टाइप्स पढ़े थे ना हमने, अब नोमैडिक हर्डिंग क्या है, practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। जहाँ राजस्थान आ गया, जहाँ आपको सहारा डेजर्ट वगैरह आ गया, यानी सेमी एरिड एरिड एरिया, यानी ड्राई एरिया, जहाँ बारिश कम होती है, लोअर जो रेनफॉल का जो लेवल है वो कम रहता है, सूखा सूखा सा रहता है। सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स कौन से हो गए, कौन से हो गए, सहारा हो गया, सहारा डेजर्ट सुना है ना, सेंट्रल एशिया हो गया, बीच का मध्य एशिया हो गया, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ कुछ कौन से पार्ट्स में, राजस्थान पता ही है ना, राजस्थान रेगिस्तान, ठीक है। देन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे एरिया जहाँ पे क्या है, ड्राई टाइप के, बारिश इतनी होती नहीं, तो उन टाइप के एरिया में होती है कौन सी, नोमैडिक हर्डिंग। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका जस्ट अपोजिट, वहाँ पे चाहिए खूब सारे थिक पेड़ और जो जल्दी से उग जाएं और खूब सारी रेनफॉल, जस्ट इसका अपोजिट ये जो होते हैं नोमैडिक हर्डिंग, सूखे सूखे से ड्राई एरिया में जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स होते हैं। हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। क्या करते हैं जो हर्ड्समैन होते हैं, जो एनिमल को रियर करते हैं, जो एनिमल को चराते हैं, अपने साथ पालन पोषण करते हैं एनिमल का, उनको बोलते हैं हर्ड्समैन। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। सूखा है उनके यहाँ, वैसे ही सूखा ड्राई टाइप का, बारिश कम हो रही है, तो अपने एनिमल्स जो उन्होंने जिनको पाल रखा है, ठीक है, उनको लेके फॉडर मतलब चारे की तलाश में, घास फूस खाते हैं ना, चारा भूसा खाते हैं, तो उनकी तलाश में जाएंगे, ठीक है, फॉडर की तलाश में जाएंगे, वाटर की तलाश में जाएंगे। क्यों, क्योंकि एरिया ही सेमी एरिड और एरिड रीजन है, मतलब ड्राई सूखा, इसीलिए भाई जहाँ सूखा होगा तो ऐसी जगह जाएंगे ना जहाँ पानी वानी मिले, फॉडर मिल गया, घास फूस मिल गई, भूसा मिल गया, वाटर के लिए हो गया, और अलग अलग रूट से जाएंगे। उनको डिफाइंड रूट, उनको पता होगा कि भाई इस एरिया में हमें शिफ्ट करना है या हर्डिंग में जाना है अपने जो है जानवरों को लेके, ताकि उन्हें घास फूस मिले, पानी मिले, जो है पेट भरे, उनकी प्यास बुझे, तो ले लेके ट्रैवल करते हैं प्रॉपर रूट्स के साथ। रूट्स मतलब प्रॉपर जो उनके रोड, जो भी वो चुनते हैं, जो भी उनका रूट रहता होगा, जिस भी एरिया से जाते होंगे, ऐसा। तो ये क्या है, नोमैडिक हर्डिंग, जस्ट अपोजिट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। नोमैडिक हर्डिंग में सूखा सूखा सा एरिया चाहिए जहाँ कम रेनफॉल हो। फाइन। शिप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। देख के समझ में आ रहा है, शिप, कैमल, जो मतलब शिप आपको पहाड़ों में मिल जाएगी, है ना, जहाँ पे बारिश वारिश का इतना वो नहीं है, सूखा सूखा सा। कैमल आपको रेगिस्तान में मिलेंगे। तो इस टाइप के जानवर जो पाले जाते हैं, याक, गोट्स वगैरह, जो कॉमनली रियर्ड हैं यहाँ पे कॉमनली पाले जाते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। क्यों इन्हें पाला जाता है भाई, जब इतना ड्राई ऐसा हो रहा है तो इनका रिस्क क्यों लेंगे, वैसे ही लो रेनफॉल है, सूखा सूखा सा एरिया है, तो इतना रिस्क लेके क्यों घूमेंगे, इसीलिए क्योंकि इनसे क्या मिलता है, इनसे मिल गया, जैसे इनको मिल्क मिल गया, दूध मिल गया, है ना, मीट मिल गया, वुल मिल गया, ठीक है। तो ये सब इसीलिए इन जानवरों को रियर करते हैं, पालते हैं, ताकि ये सब मिल पाए। और जब वो एरिया सूखा सूखा सा रहता है तो दूसरे एरिया में जाते हैं, ताकि जहाँ पे उन्हें पानी मिले और पशु वगैरह के लिए चारा मिले, ठीक है। और प्रॉपर रूट्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहाँ जाना है, किस जगह पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे ये लेके जा रहे हैं, इस टाइप के आपने देखे भी होंगे, नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स, अपने कैमल्स को लेके जा रहे हैं, ऊँटों के साथ जा रहे हैं, दूसरी जगह लेके जा रहे होंगे जहाँ ऊँटों को खाने पीने के लिए घास या भूसा वगैरह मिले और पानी पीने को मिले, ठीक है।
ऑपोजिट है बिल्कुल शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। चलिए आगे चलते हैं। अब डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखते क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा इन फ्यूचर। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें भी काम आ जाएगा। चलिए वो तो बहुत बात की बात है, अगर अभी की बात की जाए तो वन वर्ड आंसर वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है। अगर हमने बात की, हमने क्या देखा था, पहला नाम याद है, कुछ हमने देखा था बर्न वगैरह करके, अगर याद आ रहा हो, क्योंकि उसमें आग लगा दी जाती है, ऐश में फिर सॉइल और क्रॉप्स मिक्स की जाती है, तो फटाफट कमेंट्स में बता दीजिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या कहा जाता है, झूमिंग की खेती, झूमिंग की खेती कहा जाता है। झूमिंग कहा जाता है किसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है, लदांग मलेशिया में कहा जाता है। Maize is also known as corn. Various colorful varieties of maize are found across the world. अगर मेज की भी बात की जाए तो मेज को क्या कहा जाता है, और मेज को कॉर्न भी कहा जाता है। ये देखिए अब तो याद आ ही गया होगा, बरसात में नींबू वीबू छिड़क के बढ़िया सड़क के किनारे पानी वाले नदी वदी के सामने साइड में खाते हैं ना, कितने कलरफुल लग रहे हैं। हमने तो येलो येलो देखे हैं, फिर वो ब्राउन हो जाते हैं, उनको रोस्ट करते हैं। ठीक है, ये है कॉर्न, भुट्टे बोलते हैं ना आप लोग, वो हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के मिलेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कॉर्न भी बोलते हैं, मेज होता है ये। ठीक है, और कैसे मिलेंगे, अलग अलग कंट्री में वेराइटीज में अलग अलग कलर में मिल जाएंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब वापस आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ये भी था उसके साथ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अलग अलग नाम से कहा जाता है। हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न कहते हैं, पहले बताया था मैंने, क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में, साथ में लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए। झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट एशिया के लोग झूम रहे हैं बढ़िया से। मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, एम से आप समझ सकते हैं, एम मिल्पा मैक्सिको। रोका ब्राजील, रोका ब्राजील मतलब आर से आप समझे, आर का जो साउंड है, रोका रोका ब्राजील, ब्राजील तो आप इससे याद कर सकते हैं। लद्दांग मलेशिया, मलेशिया वाला थोड़ा सा वैसा एरिया हो जाता है, थोड़ा सा चाइनीज इस टाइप का, थोड़ा सा भी समझ लीजिए। तो लद्दांग नाम से आपको लग रहा है आंग यांग यांग, तो आप इससे समझ जाइए कि लद्दांग मतलब मलेशिया, रोका ब्राजील, आर आ रहा है, देन एम मिल्पा मैक्सिको, और झूमिंग जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले हमारे जो भारत के लोग हैं वो झूम रहे हैं बढ़िया खुशी से। ऐसे आप याद कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लद्दांग मलेशिया। ठीक है, चलिए कमर्शियल फार्मिंग हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब हम पढ़ेंगे क्या, कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल का फार्मिंग की हम बात करें, मैंने आपको बताया था ना कमर्शियल फार्मिंग का, जहां कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, ट्रेड, पैसा, भाई बिजनेस पर्पस। ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्स आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है, यानी पैसा। आप इससे समझ सकते हैं, ये मैं बस एक ट्रिक जैसा कि कंफ्यूज ना हो, है ना। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो कभी कभी क्या है, गलत लिख के आ जाते, तो हो जाता है ऐसा टेंशन में या कंफ्यूजन में, तो इसलिए बता रही हूँ। अगर जब कॉमर्स, कमर्शियल का कॉमर्स आपको दिख जाए तो ये समझ लीजिए ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस मतलब पैसा अर्निंग पर्पस। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, जो फसलें हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए लगाई जाती है, भाई पैसों के पर्पस के लिए। ठीक है, व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। अगर व्हीट और मेज की बात की जाए, जिनको हम कॉर्न भी कहते हैं, और व्हीट मतलब हमारा गेहूं है, ये मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए उगाए जाते हैं। गेहूं बिकता नहीं है, गेहूं डेली पर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब डेली पर्पस में कंज्यूम हो रहा है, डेली जो है लाइफ में कंज्यूम हो रहा है, जो है इंडिया में तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा, या दुनिया जहाँ में भी यूज़ हो रहा है, तो यानी वो बेचना चाहिए कि नहीं चाहिए, उससे कुछ अर्न करना नहीं चाहिए कि चाहिए, बिल्कुल अर्न करना चाहिए। तो यानी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि गेहूं या भुट्टा वगैरह, कॉर्न वगैरह आप यूज़ करते हैं, खाते हैं। कॉर्न फ्लोर होता है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, मंचूरियन वगैरह हो गया, कुछ भी क्रिस्पी चीज़ बनाने के लिए कॉर्न फ्लोर का यूज़ हो गया। ठीक है, भूखी लगने लगी। साथ में अगर हम बात करें व्हीट की, व्हीट यानी रोटी, तो आप व्हीट और कॉर्न से, ये मतलब एक ट्रिक जैसा है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इनकी खेती हो रही है तो यानी कमर्शियल पर्पस से भी तो होगी, पैसा अर्न करना है, क्योंकि बिक रही है, लोगों को इसकी नीड है, तो लोगों को नीड है तो लोग पैसा देंगे, हम जो मर्चेंट है, वो जो ट्रेडर है, जो फार्मर है, वो अर्न करेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, मतलब इसके लिए क्या जरूरत है, कैसा एरिया होना चाहिए, टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया, ऐसा एरिया हो जो टेम्परेट ग्रासलैंड से हो, नॉर्मल ग्रास जैसा एरिया, इस टाइप का एरिया चाहिए, है ना, ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज ऐसा नहीं। कहाँ मिलेगा,
नॉर्थ अमेरिका में हो गया, यूरोप एंड एशिया में मिल जाएगा, ठीक है। सीवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अगर बहुत सीवियर विंटर सीजन, हम बोलते हैं सीवियर फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ गया, तो अगर इस टाइप का विंटर सीजन जो है, विंटर्स हैं सीवियर मतलब बहुत सीरियस और ज़्यादा विंटर है, तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रोकेगा इस क्रॉप की मतलब ग्रोथ में, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये ग्रोइंग सीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, और सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जा सकेगी, ठीक है, सिंगल क्रॉप ही ग्रो करी जा सकेगी। अगर बहुत तेज ठंड हो गई, ज़्यादा ठंड हो गई, तो भाई ये जो ग्रोथ है सीजन जो रहेगा इन फसलों के सीजन में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और वीट एंड मेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ होती है कमर्शियली, हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। और इस टाइप की ग्रासलैंड्स ऐसा एरिया चाहिए। और शुगर केन प्लांटेशन, जैसे शुगर केन का देख लीजिए आप, तो इस टाइप का प्लांटेशन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए मिक्स्ड फार्मिंग। अभी मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, ऐसा लैंड, ऐसी ज़मीन यूज़ की जाती है जो फूड भी ग्रो करती है, साथ में फोडर क्रॉप्स एंड रियर लाइफ स्टॉक। 3-4 चीज़ें आपने देख ली, क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है भाई, क्रॉप्स ग्रो हो रही है, साथ में ऐसे चारा ग्रो किया जा रहा है, लाइक घास ऐसी ग्रो की जा रही है ताकि क्या हो, भूसा वगैरह मिल सके लाइफ स्टॉक के लिए। लाइफ स्टॉक के लिए कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कैटल में हमारे आ जाते हैं शीप, गोट, बफेलो एंड काऊ, तो इनके लिए। और साथ में क्रॉप्स भी ग्रो हो रही है, भूसा वगैरह के लिए, फोडर के लिए भी ऐसी घास होनी चाहिए जो एनिमल को भी मतलब खाने के काम आए, लाइफ स्टॉक के काम आए, और रियर करा जाता है लाइफ स्टॉक को, मतलब गाय भैंस बकरी जो भी उनके कैटल लाइफ स्टॉक में जो आते हैं, इनको भी रियर किया जाता है, वहीं पर ही पाला जाता है। इट्स प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिस, मतलब कहाँ कहाँ ये जो फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग की जाती है? यूरोप में की जाती है, ईस्टर्न यूएसए में की जाती है, अर्जेंटीना में की जाती है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। देख रहे हैं आप, ये तो क्रॉप लगा ली, ठीक है, क्रॉप लगा ली। अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो बीच बीच में घास इस टाइप का है, ये किस लिए हो जाएगा, मिक्स अलग अलग टाइप की, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे घास वगैरह भी इन्होंने ऐसे ही लगा ली कि भाई जो जानवर है, लाइफ स्टॉक वाले एनिमल है, उनके खाने के लिए हो जाए, चारा हो जाए, फोडर, और वहीं पर ही वो उसी लैंड में घास भी उगाएंगे, मतलब वो ऐसा रखेंगे फोडर हो जाए ताकि जो चारा हो जाए, साथ में क्रॉप भी उगाएंगे, साथ में एनिमल को भी वहीं रियर करेंगे, सेम लैंड में। लिखा है ना, लैंड इज यूज, लैंड उसी लिए यूज किया जाता है। तो क्या हो गया, मिक्स हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो गई, मिक्स्ड फार्मिंग। कहाँ कहाँ की जाती है? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्लांटेशंस। प्लांटेशंस क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगरकेन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इस टाइप की फार्मिंग, ऐसी जो फार्मिंग की जाती, कमर्शियल फार्मिंग, पैसों के लिए, ठीक है, जहाँ बेचना है, पैसे अर्न करने हैं, इस टाइप की कमर्शियल फार्मिंग। क्योंकि हम कमर्शियल फार्मिंग का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी, मिक्स फार्मिंग। देन अगर प्लांटेशन की बात की जाए तो जहाँ पे सिंगल क्रॉप लगाई जाती है, सिर्फ एक, या तो टी की लग गई क्योंकि टी बिकेगी ना, टी कॉफ़ी की जो क्रॉप्स लगाई जाती ताकि टी कॉफ़ी बिकती है तो हम पीते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। शुगर कैन हो गया, गन्ने की जो है फसल हो गई, कैशो, काजू वगैरह हो गया, रबर, बनाना और कॉटन को उगाया जाता है। कहाँ की बात हो रही है, एज प्लांटेशन, किसकी, मिक्स अपना कौन सी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में फाइन, देखिए ये है ना बनाना प्लांटेशन, ओके, बनाना प्लांटेशन, तो ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है, और सिंगल यही लगेगा, सिर्फ बनाना की प्लांटेशन होगी और कुछ नहीं दिखेगा। आपने कई बार देखा होगा, जैसे खेत रहते, गन्ने के ही खेत दिखेंगे, है ना, या बनाना के ही खेत दिखेंगे, तो क्यों हो रहे हैं ये, कमर्शियल फार्मिंग। भाई फसलें ग्रो होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ एक ही ग्रो करेंगे, सिंगल क्रॉप ग्रो होगी और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। द प्रोड्यूस may be processed on the farm itself or in nearby factories। जो प्रोड्यूस है, जो निकल रही फसलें, मे बी प्रोसेस इन द फार्म, या तो फार्म में प्रोसेस की जाएगी, ठीक है, इटसेल्फ, और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, या आसपास की फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है। इनको मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स में बनाना है ना, ताकि यूज़ कर सके, जो लोग हैं वो यूज़ कर सकें, यूज़ करने के लिए। तो या तो वहीं पर ही उनके फार्म में लोग कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग का काम करेंगे, है ना, प्रोसेसिंग मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस या जो भी नीडफुल है फिनिश प्रोडक्ट में लाएंगे, या आसपास की फैक्ट्रीज में होता है।
मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ज़्यादातर प्लांटेशन मतलब जब सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है कमर्शियल पर्पजेस के लिए, टी, कॉफ़ी, बनाना एक्सेट्रा, तो यही प्लांटेशन मेजरली आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी वर्ल्ड के। फाइन। जैसे अभी देख रहे हैं बनाना की प्लांटेशन, आपको समझ में आ गया होगा, ओनली बनाना ही लगा हुआ है और इसको बेचा जाएगा, कमर्शियल पर्पस के लगाई गई है। ठीक है, जिसने लगाई है वो खुद तो इतने बनाना खाएगा नहीं, बेचेगा। ठीक है, इसलिए मेजर क्रॉप्स मतलब जो ज़्यादातर यूज़ होती है, हम राइस, वीट, मेज की बात कर लें तो मेजर क्रॉप्स है, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली। ठीक है, राइस की बात करते हैं सबसे पहले। मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, भाई दुनिया की क्या है? मेजर फूड क्रॉप है। फूड मतलब खाने में उपयोग होने वाली, खाने वाली। ठीक है, स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन वाले एरिया हो गए या सब ट्रॉपिकल रीजन वाले एरिया हो गए, उनके लिए स्टेपल डाइट है, मतलब खाते ही खाते हैं, कंज्यूम करते ही करते हैं राइस का। हम ही है कि दिन में एक बार चावल ज़रूर बनेगा, किसी के यहाँ तो 2 टाइम बनता है चावल, पर दिन में एक बार बनना ही बनना है। मोस्ट ऑफ द घरों में यही होता है, बहुत ही कम हो सकता है एक बार लेके चलिए, 5% ऐसे होंगे जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते होंगे, बट 95% लेके चले इंडियंस की बात करें तो चावल तो चलना ही चलना है, यूज़ होना ही होना है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये मिलेंगे। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। टॉप वो मतलब जोग्राफिकल कंडीशन कैसी चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे थे। हमने शुरुआत में एक चीज़ क्या देखी थी? हमने शुरुआत में एक चीज़ ये देखी थी कि जोग्राफिकल कंडीशन हो गई, लेबर कितने लग रहे हैं, ये सब डिफर करता है, ये इम्पैक्ट डालता है फसल की ग्रो होने में, फसल को उगाने में। ठीक है, तो राइस को कैसा टेम्परेचर चाहिए? राइस को चाहिए भाई हाई टेम्परेचर, राइस को चाहिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, अच्छी उमस होनी चाहिए, और रेनफॉल भी हाई होनी चाहिए। बेसिकली सब कुछ हाई और अच्छा चाहिए, यानी कह सकते हैं थोड़ा राइस को एक अच्छा अपना लेवल है भाई, सब कुछ अच्छा चाहिए, हाई, काफ़ी एम्बिशियस है, मतलब मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे फर्स्ट आना है, स्पोर्ट्स में भी, मुझे सिंगिंग में भी फर्स्ट आना है, हर चीज़ में फर्स्ट, हर चीज़ में हाई हाई हाई। अच्छा, तो ऐसे ही आप राइस को आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राइस को इतना डे टू डे लाइफ में आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी इसको बहुत ज़्यादा राइस के नाटक है, राइस की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं बेसिकली। तो राइस को हाई रेनफॉल चाहिए, राइस को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। ये कैसे, किस में ज़्यादा होता है? एलुवियल सॉइल में, एलुवियल क्लेई सॉइल में ज़्यादा अच्छे से बेटरली ग्रो कर सकते हैं। सॉइल भी मैंने कहा था ना, जैसे हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कि क्यों जगह जगह डिफरेंस करती है कि इस जगह पे ये फसल उगेगी, इस जगह पे वो फसल उगेगी, ऐसा क्यों? मिट्टी फ़र्क करती है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर करता है। जैसे अब राइस की बात देख लिया ना हमने कि भाई इसको सब कुछ हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, हाई रेनफॉल भी होना चाहिए। अब बात की जाए कि कहाँ पे बेस्ट ग्रो होती है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो एलुवियल क्लेई सॉइल हो, उस पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगी, क्योंकि ये क्या करती है? रिटेन वाटर को पूरा मतलब रिटेन कर देती है, निकाल देती है, सुखा, मतलब वो उसको सुखा देती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, ये राइस की, चावल की फसल लगाई जा रही है, आपका फेवरेट राइस की। फाइन, चलिए आप ये समझ लीजिए कि भाई राइस फेवरेट है, तो राइस के थोड़े से डिमांड्स है, थोड़े से नाटक है, तभी तो फेवरेट है। हर चीज़ हाई चाहिए उसको, कैसी चाहिए? हाई चाहिए। और ये जो एलुवियल क्ले सॉइल होती है ना, बहुत अच्छी मिट्टी, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, ये अच्छी मिट्टी चाहिए उसको, मिट्टी भी अच्छी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, तभी राइस इतनी ज़्यादा डिमांड में। चलिए नेक्स्ट में चलते। देन राइस तो डिमांड में है ही, अब वीट, गेहूँ, रोज़ रोटी नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. ज़्यादा नाटक नहीं, ज़्यादा डिमांड नहीं करती वीट। बोलते ना ज़्यादातर रोटी पसंद भी नहीं आती किसी को, है ना, ज़्यादातर लोग राइस पसंद करते, चावल पसंद करते, फ्राइड राइस खा लीजिए, जिसके कड़ी चावल खा लीजिए, जो भी छोले चावल खा लीजिए, तो भूख लगने लग जाएगी आप लोगों को। तो क्या होगी ये, वीट को क्या चाहिए? सब कुछ मॉडरेट चाहिए, क्योंकि रोटी है ना, रोटी को सब मॉडरेट चाहिए। रोटी बननी है वीट से, रोटी का से आप समझ सकते हैं ना, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि वीट से सिर्फ रोटी बनती है, ब्रेड भी बनती है, बिस्किट्स भी बनते हैं, बट आप रोटी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ मॉडरेट चाहिए, रोटी नहीं, मैं तो चावल खाना पसंद करूँगा, तो चावल के थोड़े डिमांड है, और रोटी को मॉडरेट चाहिए। मॉडरेट क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर, ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। एंड रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए,
ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए बेचारा, मतलब ठीक है मुझे 50-60% में चलेगा, मुझे राइस की तरह 90-80% नहीं चाहिए, ठीक है, मैं 60-70 में, आई एम 60-50 में आई एम कम्प्लीटली फाइन एंड ओके। तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। चलिए अब जब ग्रोइंग सीजन की बात हो रही तब ये सब चीज़ें चाहिए। ग्रोइंग सीजन के टाइम जब वो ग्रो होने लगेगा, क्रॉप्स लगा दी जाएगी, तब मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। बट ड्यूरिंग हार्वेस्ट, मतलब ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग मतलब जब काटा जाएगा फसल को तब चाहिए, तब थोड़ा सा डिमांड होती है, तब थोड़ी सी जो माइनर सी डिमांड करते हैं ये हमारे वीट कि भाई सनशाइन कैसी होनी चाहिए, ब्राइट, फिर चाहिए अच्छी ब्राइट सूर्य की किरणें अच्छी ब्राइट हो। अभी तक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए था, अब सूरज की किरणें आ रही, ब्राइट हो रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा सही टेम्परेचर, ब्राइट सनशाइन, बस थोड़े से इतने से जो है डिमांड है। बाकी तो बेचारा कम में भी चल रहा है काम, मॉडरेट में काम चला रहा है हमारा वीट। बट जब वीट की कटाई होगी तब उनकी थोड़ी सी डिमांड है कि मुझे चाहिए भाई अच्छी ब्राइट सनशाइन। फाइन। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल। इनको सॉइल भी एक नॉर्मल ठीक ठाक चाहिए, लोमी सॉइल। एलुवियल सॉइल ऐसी होती है जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी, अच्छी फर्टाइल बढ़िया सॉइल होती है। लोमी सॉइल मॉडरेट मीडियम सही सॉइल रहती है। तो भाई ये बेस्ट जो उगते हैं बेटरली होते हैं वेल ड्रेन लोमी सॉइल। वेल ड्रेन मतलब सूखी हुई अच्छी सी लोमी सॉइल में। और मॉडरेट चीज़ें चाहिए, बस थोड़ा सा, हर चीज़ मॉडरेट चाहिए। रेनफॉल मॉडरेट चाहिए, हम रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना। राइस में सब कुछ हाई चाहिए था, बट यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर। बट थोड़ा सा क्या है, जब मेरी जो बोलेंगे ना, मेरी जब कटाई करोगे आप, जब मुझे मार्केट में बेचने के लिए काटोगे, मेरी फसल को काटोगे, तो मुझे बस थोड़ी सी ब्राइट सनशाइन दे देना, ऐसा वीट कह रहा है, ठीक है, ऐसा वीट कह रहा है। बाकी राइस को तो भाई हाई डिमांड में चल रहे हैं, राइस से तो हम बोल ही नहीं सकते कुछ भी। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. विंटर में जो है वीट आप WW से लगा सकते हैं, वीट विंटर से आप समझ सकते हैं कि भाई इंडिया में जो है, भारत की बात की जाए, अगर पूछा जाएगा ना क्वेश्चन MCQs में, मैं पूछूंगी आपसे या वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकती हूँ कि भाई क्या वीट है इंडिया में कौन सी सीजन में उगाई जा सकती है, कौन सी सीजन में अच्छे से उगेगी, तो वीट W इज इक्वल टू W, वीट इज इक्वल टू विंटर में उगेगी इंडिया में। फाइन। क्या है और कहाँ का अच्छे से ग्रो करती है, USA में मिल जाएगी, कनाडा में मिल जाएगी, अर्जेंटीना में मिल जाएगी, रशिया में मिल जाएगी, यूक्रेन में मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो वीट है, W है, वीट का W, वो मिलेगा आपको W का विंटर में, W। फाइन। आई होप थोड़ी सी ट्रिक्स भी क्या होता है ना, इतना सारा रहता है तो हो सकता है भूल जाते कभी कभी, तो बीच में बता रही हूँ ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। बाकी आप अपनी ट्रिक्स यूज़ करिए भाई, सही तरीके से याद करिए। जैसे आप ये देख रहे हैं वीट हार्वेस्टिंग, अब ये वीट हार्वेस्टिंग मतलब जो है फसल की कटाई हो रही, वीट किसकी, गेहूं की फसल की कटाई हो रही है, तो इस टाइम पे चाहिए इनको ब्राइट सनशाइन। कैसी चाहिए रहेगी, इनकी डिमांड थोड़ी सी रहेगी, भाई मुझे थोड़ी सी ब्राइट सी जो है सनशाइन दे दो, भाई सूर्य की किरणें दे दो अच्छी सी मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Millets. They are also known as coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soils. मिलेट्स में ज्वार बाजरा वगैरह आ जाता है, थोड़ी सी दमदार ये रहती हैं क्रॉप्स, अच्छी दमदार, तो इन्हें कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, कोर्स ग्रेन। कैन बी ग्रोन इन अ लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। लेस फर्टाइल सॉइल में भी इनका चल जाएगा, मतलब दमदार भी है और लेस में भी चला नहीं, मतलब बिल्कुल भी इनके मॉडरेट भी नहीं, बेचारी बिल्कुल थोड़े में भी संतुष्ट है। भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे लेस फर्टाइल लैंड भी चलेगा, मुझे ना मॉडरेट और हाई तो राइस की तरह तो मैं डिमांड ही नहीं करता, ठीक है, और सैंडी सी सॉइल चाहिए, थोड़ी रेतीली सी ऐसी सॉइल चाहिए। It is hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. ठीक ठाक है, 50-50, 50-60 ऐसा चाहिए, हाई नहीं चाहिए मुझे राइस की तरह, ठीक है। कैसी क्रॉप है ये, हार्डी क्रॉप है। दैट नीड्स लो रेनफॉल, जिसे क्या चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए। कैसी बारिश होनी चाहिए भाई, इनको चाहिए कम बारिश, ज़्यादा नहीं है नाटक, और मॉडरेट टेम्परेचर भी मॉडरेट। जैसे हमने वीट में पढ़ा था, सबसे पहले जो नाटक थे राइस के, भाई बहुत डिमांड थी, देन थोड़ी सी डिमांड हुई वीट की, मॉडरेट में। अब हम मिलेट्स में है, तो मिलेट्स कह रहे हैं मुझे लो चाहिए भैया, लो रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर भी मुझे मॉडरेट, ये थोड़ा लेवल का चाहिए मॉडरेट, और प्रॉपर रेनफॉल लो हो बट इतनी हो कि मेरे लिए पर्याप्त हो। मतलब होते हैं ना कुछ लोग जैसे कि शौकीन रहते हैं बाहर का खाने का, जिसे किसी को पानी ज़्यादा पीने की आदत होती है तो ज़बरदस्ती पिए जाते हैं, डिमांड होती है उनको पानी की। कुछ लोग होते हैं कि प्यास भी लग रही, पानी पी रहे हैं बट इतना एडिक्वेट कि प्यास बुझ जाए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए मुझे, ज़बरदस्ती भी पानी नहीं पीऊँगा। तो वैसे ही रेनफॉल चाहिए बट इतनी चाहिए कि उसकी जो फसल की उगने के लिए इनफ हो जाए, उसके लिए इनफ हो।
जवार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर. ज्वार, बाजरा, रागी ये कहाँ होती हैं? ये होती है इंडिया में. और अदर कंट्रीज में कहाँ मिल जाएगी आपको? नाइजीरिया में मिल जाएगी, चाइना में मिल जाएगी और नाइजर में मिल जाएगी. किसकी बात हो रही है? मिलेट्स की. जैसे लगे ना बाजरा कल्टीवेशन, यानी बाजरे के खेत लगे हुए हैं, बाजरे की फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, बाजरे का खेत है, बाजरा कल्टीवेशन. क्या है बाजरा? मिलेट्स में आता है, कोर्स ग्रेन है, हार्डी क्रॉप्स है, जिनके बिल्कुल भी और ही नाटक नहीं है. मॉडरेट बस टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी लो हो कि भाई इतना चल जाए कि मेरे लिए इनफ हो, एडिक्वेट हो, पर्याप्त मात्रा में मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है. और सॉइल भी कैसी? लो फर्टाइल सॉइल में भी चले जाऊँगा मैं, मुझे कोई वो नहीं है दिक्कत, ठीक है. तो ये है मिलेट्स. और ज्वार, बाजरा और रागी कहाँ है? इंडिया में होते हैं. और अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो कहाँ होते हैं? नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, ठीक है. चलिए, और इतने अच्छे से समझाया है, समझ में आया है तो क्या कर दीजिए भाई, लाइक करना ना भूलें. बड़ा मज़ा आता है फिर आप बहुत अच्छे समझाने में, क्योंकि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या अच्छा लग रहा है या नहीं. चलिए, मेज़. अब मेज़ पे आ जाते हैं. मेज़ ये देख रहे हैं? मेज़ ये आपको दिख गया होगा, पहले मेज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं, इससे पहले बताया था. ये देखिए मेज़. कॉर्न बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, देखा होगा, बरसातों में तो खूब खाया जाता है, ठीक है. मेज़ requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. मेज़ थोड़ा थोड़ा आपको वीट की तरह नहीं लग रहा? मेज़ अलग है, वीट अलग है, बट आपको थोड़ा थोड़ा इसके फीचर्स वीट की तरह नहीं लगे? मेज़ को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, वीट को भी चाहिए थे, ठीक है. रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, वीट को भी चाहिए थी, ठीक है. और सनशाइन चाहिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन किसको भी चाहिए थी? वीट को भी चाहिए थी ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. सेम हो गया या नहीं? सेम हो गया या नहीं? मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए लिखा था ताकि याद आ जाए और जल्दी से चीज़ें याद हो जाए, ठीक है. तो मेज़ को क्या चाहिए? मेज़ को भी वीट की तरह मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट मतलब मीडियम, मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना ज़्यादा लो, बीच का 50 का कह सकते हैं आप. तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए और सनशाइन काफ़ी ज़्यादा चाहिए. इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. इसको भी फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन मतलब जो अच्छे से सूख जाए ऐसी जो सॉइल चाहिए, प्रॉपर और फर्टाइल सॉइल हो. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको. कहाँ मिलेंगे हमें मेज़? मेज़ की जो फसल है हमें मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया एंड मैक्सिको में. और ये क्या है? मेज़ की कल्टीवेशन, जिसे कॉर्न बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. कॉटन, कपास. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. कॉटन, कपास, भाई जिनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है. कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन को चाहिए हाई टेम्परेचर, रेनफॉल लाइट हो और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है. कैसे चाहिए भाई? इनको चाहिए हाई टेम्परेचर हाई चाहिए बट रेनफॉल लाइट हो. जैसे वो हम देख रहे थे ना हर चीज़ में कि अगर किसी को हाई रेनफॉल चाहिए, जैसे राइस को हाई चाहिए तो सब कुछ ही हाई चाहिए. अगर हम जो है वीट का देख रहे थे उसको मॉडरेट चाहिए तो मॉडरेट चाहिए. मेज़ का भी हमने देखा मॉडरेट चाहिए तो मॉडरेट चाहिए, मिलेट्स का, मेज़ का सॉरी, हाँ. बट अगर कॉटन की बात की जाए तो कॉटन का क्या है? हाई टेम्परेचर हाई हो बट रेनफॉल लाइट चाहिए, कम चाहिए. और इसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. मतलब फ्रॉस्ट फ्री, ज़्यादा उमस मतलब कह सकते हैं, ज़्यादा वैसा ना हो, ओस वगैरह इस टाइप का ना हो, थोड़ा ठंडा ना हो, चीज़ें अच्छी सनशाइन हो उस टाइम पे, तब ये अच्छी उगेगी, तब ये अच्छी उगेगी जब ये इसकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है. तो 210, ये 210 इसमें लिखा था, थोड़ा सा समझ में नहीं आता एकदम से, तो 210 210 दिन चाहिए, ठीक है. 210 दिन चाहिए. फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब कुछ भी ऐसा उसमें उमस वगैरह या कह लीजिए ओस वगैरह ऐसा ना हो, ठंडा सा ना हो. सनशाइन कैसी? ब्राइट सनशाइन चाहिए. 210 दिन ब्राइट सनशाइन चाहिए ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है. लाइट रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए. इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. राइस जैसा है थोड़ा सा, राइस भी एलुवियल सॉइल की थी. और ये किसमें ग्रोज बढ़िया उगता है? कपास, कॉटन, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में. चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन.
कौन कौन जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के, कौन कौन ज़्यादा कॉटन को प्रोड्यूस करता है, कपास को प्रोड्यूस करता है? चाइना हो गया, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। ऐसा नहीं कि अदर कंट्री नहीं करती, बट लीडिंग कहा है, जो टॉप में आते हैं। तो टॉप में कौन कौन आ गया? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। It is one of the main raw materials for the cotton textile industries. Obviously, of course, भाई कि कॉटन के कपड़े, कॉटन की चद्दरें, कॉटन के कवर सब सुना ही होगा। कपास, कपास, कॉटन, कॉटन, सूती आपने सुना ही होगा। दैट मीन्स ये क्या है? अगर रॉ मटेरियल किसके लिए मेन कह दीजिए, मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो कपड़े वगैरह बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है। टेक्सटाइल जहाँ गया कपड़ों से रिलेटेड, तो भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसके लिए कॉटन तो चाहिए ना। तो कॉटन इंपॉर्टेंट हुआ नहीं कि नहीं हुआ? भाई इंपॉर्टेंट हुआ कॉटन। क्यों नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट हुआ। कॉटन का कल्टीवेशन देखिए, इस टाइप के अपने घरों में कहीं कहीं जगह पेड़ भी लगे होते हैं, तो इस टाइप की दिखती है, ऐसे रुई ऐसे लगी रहती है, देख रहे हैं आप। फिर वही वो पूजा वूजा की बत्ती में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ईयरबड्स वगैरह में भी रहते हैं। तो ये कपास है, ठीक है। क्या लगी? कॉटन। ये कॉटन का कल्टीवेशन है, कॉटन की खेती है, फार्मिंग है। फाइन। तो क्या चाहिए एक बार और देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। लाइट रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए। और 210 दिन चाहिए फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन, अच्छी सनशाइन होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है। चाइना, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट में अच्छी तरह से ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन की। और कॉटन किसके लिए बेस्ट रॉ मटेरियल है, नीडफुल रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन तो भाई नीडेड, नीडफुल, टॉप जो है, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल तो होगा ही, ठीक है। चलिए, जूट। जूट सुना है? जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जो जूट है, ये जूट के कल्टीवेशन है, देख लीजिए। आपने देखे होंगे ना, जूट के बैग बनते हैं, है ना, जूट के बैग्स वगैरह देखे होंगे आपने, है ना। तो ये क्या है? जूट को क्या कहा जाता है? जूट का कलर देखा ना, ऐसे कैसा सा दिखता है? जूट के बैग या बोरे होते हैं, गोल्डन घास जैसे भूसे भूसे टाइप के दिखते हैं, ऐसे निकले रहते हैं उनमें से रेशे वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे, बट अगर याद आ रहा होगा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? क्योंकि उनका कलर ही ब्राउन ऐसे गोल्डन टाइप में होता है, तो इनको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है MCQs या वन शॉट में। क्या है गोल्डन फाइबर? किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को। It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. ये भी राइस का भाई जैसा है, राइस जैसा ही है, थोड़ा सा राइस जैसा ही है। इसको कैसा चाहिए? एलुवियल सॉइल। राइस को भी चाहिए थी ना एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और अच्छी हैवी रेनफॉल चाहिए। बट जो क्लाइमेट है ह्यूमिड, मतलब नमी, उमस वाला क्लाइमेट हो, जिसमें ठंडी गर्मी सी नहीं लगती ना, अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी होती है, चिपचिप सी लगती है, ऐसा ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए। बट रेनफॉल, टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए? बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली एलुवियल सॉइल, ठीक है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो क्रॉप ग्रो होती है ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होती है। कौन से एरिया में ज़्यादा मिलेगी आपको? ट्रॉपिकल एरिया में। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश, आप देख रहे हैं ना, इंडिया का नाम, हमारे प्यारे प्यारे जो है भारत का नाम हर उसमें आ ही रहा है, तो प्राउड की बात है। कितनी, मतलब तभी तो इंडिया को इतनी गोल्डन जो है चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भाई सब कुछ इंडिया में बहुत अच्छे थे, हर चीज़, फसल, मसाले वगैरह इंडिया में बहुत अच्छे मिलते थे। तभी तो जो अंग्रेज़ आए, इतना ज़्यादा जो हुआ सारी चीज़ें, चलिए वो तो बाद में पढ़ेंगे। बट इंडिया एंड बांग्लादेश की बात की जाए तो क्या है? वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट, ठीक है। और जूट को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, ठीक है। ये रही जूट की फसल, इस टाइप की दिखती है। फाइन। चलिए, कॉफी। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। कॉफी पीने का मन कर गया, ठीक है। कॉफी को क्या चाहिए होता है? कॉफी को चाहिए होता है वार्म, गर्म और वेट क्लाइमेट। गर्म क्लाइमेट हो और थोड़ा सा वेट हो, गीला गीला सा क्लाइमेट चाहिए होता है। ऐसी जलवायु, आसपास का जो माहौल है ऐसा चाहिए होता है, टेम्परेचर। और वेल ड्रेन लोमी सॉइल, मतलब वेल ड्रेन मतलब सूखी सूखी सी, अच्छी, जो सुखा दे, रिटेन कर दे ना, सूखी रहे, लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लोप, हिल के जो स्लोप है, जैसे हिली एरिया है ना, ये देख लीजिए, ये हिल है, पहाड़ है,
तो ये जो स्लोप है, फिसल पट्टी जैसा, फिसल जाओगे ऐसा, तो ऐसा स्लोप, जैसे फिसल पट्टी बोलते हैं ना, स्लोप होता है, जैसे गाड़ियाँ ऐसे चढ़ती है, घरों में गाड़ियों को ऐसे उतारते हैं, तो ऐसा स्लोप चाहिए। तो हिल एरिया चाहिए, हिल का स्लोप चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। हिल स्लोप चाहिए, मोर सूटेबल है इनकी ग्रोथ के लिए। किन की ग्रोथ के लिए, किन की बात कर रहे हैं हम, कॉफी की बात कर रहे हैं। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राजील क्या है, कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है। ब्राजील कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है, कौन, ब्राजील। और देन फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, उसके बाद कोलंबिया में उगती है, देन इंडिया में उगती है। हमारा प्यारा भारत तो सब जगह आ ही रहा है। किसकी बात हो रही है, कॉफ़ी की बात हो रही है। कॉफ़ी को क्या चाहिए भाई, जो है हिल स्लोप चाहिए, उसमें अच्छे से ग्रो होती है, साथ में गर्म और कैसा, थोड़ा सा गीला, वेट, उनको क्या चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। लोमी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन, अच्छी सूखी सी हो जाए जो। और ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, ब्राज़ील कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। कोलंबिया और इंडिया उससे पहले आता है, ठीक है। और कोलंबिया इंडिया मतलब सेकंड बाद में आता है, पहले ब्राज़ील आता है। ये कॉफ़ी का कल्टीवेशन इस टाइप की दिखती है कॉफ़ी का, देखो हम तो जो खाते हैं कितनी अलग ही दिखती है, जो पीते हैं सॉरी, बट ये देखो कितनी कलरफुल सी दिख रही है, लग रही कॉफ़ी तो बेर होते हैं ना, बेर जैसी लग रही है, ठीक है। तो ये है कॉफ़ी की फसल की बात, फाइन। चलिए टी, प्यारी प्यारी चाय जो रोज़ पीते ही हैं और ठंड में तो बहुत पी जाती। कॉफ़ी टी से तो सच में मन ही करने लग गया अब एक टी या कॉफ़ी हो ही जाए। आप लोग तो पी रहे होंगे देखते देखते, और अच्छी बात भी है। टी, अब टी को क्या नीड्स है, कैसी सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, देखते हैं। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर का मतलब समझ रहे हैं, पूरे टाइम, पूरे ईयर के टाइम, सालाना, पूरे साल, 12 मासी। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट, इनको कैसा चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा क्लाइमेट चाहिए। और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, अच्छी जो है रेनफॉल अच्छे टाइम तक होती रहे, ऐसी रेनफॉल चाहिए और पूरे टाइम। और क्या था, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, मतलब अपनी जो उनकी जो लीव्स ग्रो होती हैं, जैसे हम देख लेते हैं इसमें जो लीव्स हो रही है ना बड़ी प्यारी प्यारी, तभी देखा है ना आपने पहाड़ी एरिया में, दार्जिलिंग तो फेमस है टी के लिए, है ना। तो ये क्या टी कल्टीवेशन का एरिया है, इस टाइप के से तोड़ते और ऐसे ऐसे पीछे ऐसे डालते, बहुत प्यारा लगता है। तो और पहाड़ी एरिया बड़ी ऐसे क्लाउड से, तो वैसे ही इस एरिया में देख के चाय पीने का ही मन कर गया, है ना। तो क्या है, ऐसे जो टेंडर लीव्स प्रॉपर ग्रो होने में कैसा चाहिए इनको, इनको चाहिए कूल क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट, और अच्छी बारिश जो होती रहे थ्रू आउट द ईयर। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। स्लोप्स कैसी, बिल्कुल स्लोप ऐसी नहीं, देखिए स्लोप्स में कॉफ़ी भी है, टी भी है, दोनों पीने की चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है, कॉफ़ी और टी। याद रखिएगा इनको स्लोप में चाहिए, जैसे हमें स्लोप अच्छा लगता है ना, फिसल पट्टी, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे ही जो फिसल पट्टी बच्चों को अच्छी लगती है, स्लोप अच्छी लगती है, तो क्या टी एंड कॉफ़ी भी स्लोप एरिया में हो जाता है, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल, कैसी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन, जो अच्छे से पानी को ड्रेन कर सके, सूखी सी, ठीक है। और जेंटल स्लोप्स, स्लोप्स कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर जेंटल स्लोप्स, इतने ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं बिल्कुल, इतने एकदम से फिसल जाए, थोड़ी सी स्लोप में जेंटल, है ना, बोलते ना प्यार से, प्यारा सा ऐसा। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, लीव्स निकालनी है, लीव्स पत्ती। अब हमने कॉफ़ी का देखा था लास्ट स्लाइड में, तो कॉफ़ी के तो ऐसे आपको कैसे दिख रहे थे, बेर होते ना, लाल कलर हरे नीले टाइप के बेर होते हैं, तो बेर जैसे वो दिख रहे थे। बट जो टी है, टी की तो हमें लीव्स तोड़नी, तो अब इतनी सारी जो लीव्स लगी है, जो बढ़िया इतने अच्छे से ठंडे मौसम में हो रही है, इसके लिए अच्छी रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर, तो लीव्स तोड़ने के लिए चाहिए खूब सारे लेबर, क्योंकि पत्तियाँ हैं, हाँ। तो जैसे दिख रही, एक ये दिख रहे हैं, एक ये दिख रहे, दो तीन ये आपको दिख ही रहे ना, यहाँ पे 3 ऐसे लेबर, और भी दूर दूर ये इतने सारे लोग चाहिए, पूरा जो है टी लगी। अब आप सोचिए इतनी टी पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो तोड़ने के लिए क्या एक इंसान तोड़ेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी सारे क्या चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लार्ज लेबर किस जो है क्रॉप के लिए चाहिए होते हैं तोड़ने के लिए, तो किस लिए चाहिए होते हैं भाई, टी की लीव्स, टी के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। कौन कौन सी कंट्री जो बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस करती है, बेस्ट क्वालिटी, बात आ गई क्वालिटी की, भाई जिनके यहाँ से अच्छी क्वालिटी की टी मिलेगी, तो केनिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया। इंडिया तो सब जगह है ही है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉफ़ी भी स्लोप्स में होती है, कॉफ़ी के लिए चाहिए वार्म गर्म मौसम, बट अगर टी की बात करें, टी को चाहिए ठंडा मौसम। आप दार्जिलिंग आसाम ऊपर साइड की बात करें, आप नॉर्थ का इमेजिन कर सकते हैं, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं इस एरिया में भाई ये टी का एरिया है, ये नॉर्थ वाला ये टी के लिए है,
तो ये नॉर्थ एरिया क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ऊपर का इलाका, जो देश के ऊपर का नॉर्थ साइड का इलाका कैसा होगा, ठंडा होगा। तो आप ये समझ जाइए कि दार्जिलिंग साइड का एरिया, तो हमें कैसा चाहिए, ठंडा चाहिए और प्रॉपर बारिश होती रहे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, बारिश होती रहनी चाहिए ताकि जो उसकी टेंडर जो लीव्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उनके ग्रो के लिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल कैसी हो, प्रॉपर ड्रेन्ड हो, ऐसी सॉइल चाहिए और जेंटल स्लोप्स चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर, जो लोग चाहिए, मजदूर चाहिए, लार्ज नंबर में चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लीव्स है, तो आप जैसे एकदम से पूछा जाएगा ना कहाँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवीज में भी दिखाते हैं ऐसे तोड़ रहे हैं, काफ़ी सारी पत्तियां लगी, तो ज़्यादा लेबर चाहिए। देन कौन से कंट्री ज़्यादा अच्छी मतलब प्रोड्यूसर हैं ज़्यादा, केनिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है आपकी बुक में, तो देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट। हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट, कॉफी प्लांट को डिस्कवर किसने किया था? जो कॉफी इतनी टेस्टी लगती, आप लोग जो है रेस्टोरेंट में जाके कोल्ड कॉफी भी पीते हैं, कॉफी विद आइसक्रीम भी पीते हैं, ठीक है, तो अलग अलग वेराइटी ऑफ कॉफीज पीते हैं, अलग अलग मतलब नाम की भी रहती है ना। तो भाई क्या इंटरेस्टिंग है, कैसे मतलब ये कॉफी प्लांट को डिस्कवर किसने किया, तो चलिए देखते हैं। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफी, अलग अलग वर्जन है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो एग्जैक्ट एकदम से नहीं मिलती चीज़ें कि 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल अगर ये है तो बिल्कुल ही सही है, हो सकता है थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे गलत सही भी हो सकती है। तो क्या है, अलग अलग वर्जन है, किसी ने थोड़ा कुछ कहा होगा, किसी ने थोड़ा कुछ कहा होगा। इन अबाउट AD 850, कल्दी, एन अरब गोट हर्डर who was puzzled by the queer antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. क्या हुआ? 1850 AD की बात, 850 AD की बात है। अरब गोट हर्डर, भाई जो अरब की बात है, तो अरब में जो बकरी चराता होगा, जो बकरी का पालन पोषण करता होगा, हर्डर वही होते हैं ना, ठीक है, जिसका नाम क्या था, कल्डी। हु वॉज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक, टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग। अब क्या था, जो बकरी को चराने ले जाते हैं ना, चरवाहे बकरियों को चलाने ले जाते हैं, तो वहाँ पे बकरियाँ कोई बेरीज खा रही होंगी या वहाँ पे देख रही होंगी क्या है, वहाँ घूम रही होगी, तो उसकी भी नज़र वहाँ पे पड़ी होगी, उसकी भी। और वो कैसी दिखती है, मैंने कहा था ना बेर जैसी दिखती है, तो बेरीज जैसी दिखती है, बेरीज जो होती गोल गोल खट्टी मीठी टाइप की, ऐसे टाइप के उसे दिखे थे। किस टाइप के दिखे थे? बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश। अच्छे उसमें मतलब काफ़ी जो लगे हुए थे प्लांट्स लगे हुए थे, उसमें बेरीज ऐसे कलरफुल दिखी। और क्या है, गोट वहाँ पे गई हुई थी, ठीक है, गोट्स क्या है, फीड कर रही थी, खा रही थी, ठीक है। On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. जब उसने भी देखा होगा, हो सकता है उसने टेस्ट करा होगा, तो उसे कुछ लगा होगा अलग अनूठा सा टेस्ट, तो फिर उसने जो है आगे किसी को बताया होगा। तो धीरे धीरे चीज़ें जब सामने आई, लोगों ने रिसर्च करा या देखा होगा, तो पता चला, इसको नाम दिया कॉफ़ी, जो चाय वाय जो मतलब जो पीने में यूज़ हो सकती है, और भी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। तो क्या हो गई, इसलिए जो है डिस्कवर हुई कॉफ़ी। बट शुरू कहाँ से हुई, इसके बारे में पता कैसे चला, इसके बारे में पता किसके थ्रू चला, एक अरब हर्डर, अरब का हर्डर मतलब जो जैसे हम बोलेंगे इंडियन हर्डर, इंडिया का, तो ऐसे अरब का हर्डर जिसका नाम कल्डी था, 850 AD में 850 AD में उसे पता चला। वो बकरियों को चराने कहीं ले गया होगा बुशेस में, वहाँ पे भाई चरवाहे हैं तो बकरियों को चराने ले जाएंगे, तो जब बकरियाँ फीड कर रही होंगी, खा रही होंगी, तो वहाँ पे उन्हें बेरीज दिखी होगी, तो इन्होंने भी देखा होगा या टेस्ट करा होगा, तो किसी को बताया होगा, खुद तो उन्होंने डिस्कवर नहीं किया होगा कि मैं कॉफ़ी बोलूँगा, उन्होंने बताया होगा, तो धीरे धीरे नाम पड़ा होगा कॉफ़ी। और इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई, इस तरीके से डिस्कवरी हुई, बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही प्यारी, चाहे वो कोल्ड पी लीजिए चाहे हॉट पी लीजिए, कॉफ़ी की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई, कॉफ़ी प्लांट की डिस्कवरी हुई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने देखे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने क्या देखा, हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखा, हमने कमर्शियल फार्मिंग देखा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग याद है भाई, याद है तो कमेंट में लिखो, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होता है जो भाई जो फार्मर है अपने जो घर वालों की नीड्स के अकॉर्डिंग करता है, बस 2 टाइम का खाना हो जाए, हमारे घर की पूर्ति हो जाए, इतना इनफ हमें क्रॉप्स उगानी है। वेयर इज कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल में कॉमर्स आ गया, कॉमर्स में ट्रेड और पैसा बिजनेस आ गया, यानी पैसों के लिए ऐसी फार्मिंग की जाती कि जो आगे क्रॉप्स को उगा के उसको जो है फिर मार्केट में बेची जाए और अर्निंग हो, ठीक है। अलग अलग टाइप्स देखे थे हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। अगर आपको इंटेंसिव याद हो तो इंटेंसिव में हमने क्या देखा था, जो है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड चाहिए होता है, उसमें लेबर ज़्यादा चाहिए होते हैं,
ठीक है, लेबर ज़्यादा चाहिए होते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें टूल्स वगैरह कम लगते हैं, टेक्निक्स इतनी नहीं लगती, बट लेबर ज़्यादा चाहिए होते हैं। फिर हमने प्रिमिटिव टाइप की पढ़ी थी, उसमें भी हमने क्या पढ़े थे, हमने से अलग अलग टाइप की कल्टीवेशन पढ़ी थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ी थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद हमने नॉमेडिक हर्डिंग पढ़ी थी। तो अलग अलग टाइप की हमने जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी। देन हम प्लांट, अगर हम उसकी बात करें, कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, तो हमने प्लांटेशंस का पढ़ा। अलग अलग प्लांटेशंस हैं, प्लांटेशन में टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, राइस हो गई, वीट हो गई, जिसमें सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो होती है और कमर्शियल पर्पसेस के लिए, उसे क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। ये भी मत भूलिएगा, प्लांटेशन मतलब एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है जिसमें कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारी वीट हो गई, राइस हो गई, कॉफ़ी, मेज, जूट, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग चीज़ें हमने पढ़ी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड होता है। कमेंट्स करके बताइए और भाई लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप और भी जो है चैनल पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, तो आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि आपको 100% फ्री, बिल्कुल 100% फ्री और एक्यूरेट, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। भाई अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलाइए, स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है ज्वाइन कीजिए। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ और शॉर्ट्स वहाँ आपको मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।